अब इस तरह करें कि फंक्शन में ना आप अमीर का वर्ड जो है वो कैंसिल कर दें, फंक्शन में से अमीर का वर्ड कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे ना CLC करें, CLC स्मॉल लेटर में CLC। अब वही चीज दोबारा लिखें, लेकिन लिखें अमीर इज इक्वल यानी कि अमीर इज इक्वल टू DF3XY। थ्री और XY। अब फंक्शन का कोड अभी एंटर नहीं प्रेस करना इधर, फंक्शन का कोड में जाए दोबारा, इसका पूरा कोड ओपन करें, कमांड विंडो को नीचे कर दें, कमांड विंडो को नीचे कर दें। हाँ बस ठीक है, बस जी बस। तो आप देखिए लाइन नंबर 11, इसमें अमीर का वर्ड जो है ना वो कैंसिल नहीं किया हमने, यानी अमीर का वर्ड हमने यहाँ कैंसिल नहीं किया और नहीं कर भी नहीं रहे। ऊपर कैंसिल कर दिया 1 में, यहाँ पर कैंसिल नहीं किया हमने, यानी हमने कैंसिल नहीं किया। तो अब इसमें होगा क्या, अब होगा ये कि आप अगर ऊपर नहीं ना लिखा तो अब ये आउट की, यानी कि कोई भी हमने ये कह दिया, जब हम ऊपर नहीं लिखते लाइन नंबर 1 में, जरा उसको हाईलाइट करना स्केप ब्रैकेट को, लाइन नंबर 1 की, तो ये अगर हम इधर नहीं लिखते तो इसका मतलब ये होता है कि हम आंसर शीट नहीं हैंड ओवर कर रहे, हम ठहर के करेंगे। या अगर हैंड ओवर किसके नहीं कर रहे, कमांड विंडो के जिसमें हमने सवाल हल किया। और अगर हैंड ओवर नहीं कर रहे तो ये आप जो है ना, आप अगर ये काम करेंगे भी तो वो काम जरूर हो जाएगा, लेकिन साथ ही हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास ये हो जाएगा कि ये काम हमारी वर्ल्ड के लिए नहीं होगा इसका। आप इसको रन करके, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे पास ना, एक मिनट, सबसे पहले तो एरर देगा, करना जी एरर। यहाँ एंटर प्रेस करें कमांड विंडो में, कमांड विंडो में हमारे पास, कमांड विंडो में एंटर प्रेस करें, कमांड लाइन पर, हाँ कर्सर ले जाएं, अब एंटर प्रेस करें, देखा एरर दे रहा है। एक मिनट जी, इसको जरा मैं पिक्चर ले लूं कि ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है हमारे पास कि ये एरर इसने जनरेट किया। क्यों जनरेट किया, इसकी वजह क्या थी, क्योंकि लाइन नंबर 1 में हमने एग्रीमेंट ही नहीं किया। हमने अभी से जैसे हम अभी पेपर हल कर रहे हैं, अभी आंसर शीट हमने नहीं दी हैंड, अभी हमारे पास टाइम था, हमने आंसर शीट नहीं हैंड ओवर की है, तो लिहाजा वो उसके अंदर मैंने नाम जो है वो अमीर रख दिया। यानी कि आप ये देखें कि अंदर रखने से, अमीर रखने से उसको जो है ना हैंड ओवर नहीं करेगा। लफ्ज पे गौर करें कि हैंड ओवर नहीं करेगा। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, देखना यहाँ पर क्या होगा। CLC करें जी इसको कमांड विंडो में, CLC, CLC। अब दोबारा आप जो है ना ये सिर्फ राइट हैंड साइड लिख दें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उसकी ऊपर फंक्शन की, उसमें अब ये नहीं लिखना हमने, सॉरी राइट हैंड साइड हाँ राइट हैंड साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी, ये DFF5। अब एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हमारा है एक्स और वाई, ये वर्क स्पेस से लेगा, और इसको हम कह रहे हैं किसी जगह भी आपने जो है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर नहीं करना। यानी कि क्या मतलब इसका, कि जो भी आपका क्या कहते हैं, हम आपको हैंड ओवर नहीं करना चाहते। अगर हम फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन की राइट हैंड साइड लिखते हैं, यानी कि लाइन नंबर 1 में कुछ नहीं लिखते, जरा दोबारा से पॉइंट सुन लें। लाइन नंबर 1 के जो आउटपुट आर्गुमेंट्स हैं, फंक्शन जो ऊपर हाईलाइट भी हुआ हुआ है फंक्शन के अंदर, वहां कुछ नहीं लिखते, तो उस सूरत हाल के अंदर इसका ये समझें कि ये कट हो जाएगा दूसरी दुनिया के लिए। यानी दूसरी दुनिया से मुराद है सुपरिटेंडेंट को आपने हैंडओवर नहीं किया। आप अगर वो हैंडओवर नहीं किया तो लिहाजा वो अभी उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, अभी आप पेपर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एरर नहीं देगा। तो लिहाजा आपकी मर्जी है कि आपने आउटपुट जो है वो देनी है या नहीं देनी। यानी अगर आप आउटपुट देना चाहते हैं, यानी 3 घंटे का पेपर है, अभी आप 5 ही मिनट 10 मिनट ही गुजरे हैं आपको पेपर करते हुए, आप पेपर नहीं देना चाहते, अभी और सॉल्व करना चाहते, या कोई भी वजूहात हो, ये जरूरी नहीं कि सॉल्व करना चाहते, कोई भी वजूहात हो, तो आप पेपर लेके बैठे हुए हैं, आपके पास ड्यूरेशन पीरियड है, सुपरिटेंडेंट आपसे डिमांड भी नहीं करेगा। हाँ अलबत्ता अगर सुपरिटेंडेंट के ऊपर आपको जो है
ये शक पड़ता है तो वो देखने आ जाएगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, यानी कहीं नकल तो नहीं लग रही सीटी हुई। उसके बाद आगे एंटर प्रेस करें जी। अब एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें कमांड विंडो में, देखना ये अब काम करेगा। अब एरर जल्दी देखो, कर दिया उसने काम। पहले नहीं किया। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिखी नहीं थी कमांड लाइन पर। कमांड लाइन जरा हाईलाइट करें जी, कमांड लाइन हाईलाइट करें। हाँ, ये कमांड लाइन में अब लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी थी। लेफ्ट हैंड साइड लिखने का इख्तियार उस वक्त होता है जब आपके पास फंक्शन के अंदर वहां पे वो लिखा हुआ हो, फंक्शन में पहली लाइन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ जो दोबारा इतना जाना जी फंक्शन की तरफ, फंक्शन की तरफ लाइन नंबर 1 पर, लाइन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड लाइन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड ब्रैकेट को हाईलाइट करें। फंक्शन की, हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड की स्क्वायर ब्रैकेट को, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को। हाँ ये, अब यहाँ यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो आपको जो है वहां पर देगा। यहाँ कुछ लिखेंगे तो आपको जो है ना वो कमांड विंडो में इजाजत देगा कि वही आप इधर भी लिखें, यानी वो लिखें यहाँ पर। लेकिन अगर अब वहां पे कुछ नहीं लिखते और आप कमांड लाइन में जो हाईलाइट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं, तो इट मीन्स कि ये वर्क नहीं करेगा, जो कि हमने एरर जो है वो चेक कर लिया। अगर अब आता है कि ये काम अब यहाँ पे कर रहा है, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखें जी, हम यहाँ पे यूं करते हैं, अब लिखें जी कमांड लाइन पर आए, कमांड विंडो की कमांड लाइन पर आए जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ। अब यहाँ पे अमीर प्लस अमीर करें, नहीं होगा, क्योंकि आपने हैंड ओवर ही नहीं किया पेपर। सुपरिटेंडेंट ने सिर्फ चेक ही किया कि आपका पेपर आप सही कर रहे हैं, यानी कि बस यही चेक कर ओवरव्यू करके चले गए। एक मिनट जी, इसने तो काम कर दिया, सवाल पे जरा गौर करें। सर क्योंकि पॉलिश इसने स्पेस काम कर में दिया, वर्क स्पेस में मौजूद था मीर। हाँ इस वजह से ये काम कर गया। अगर वर्क स्पेस में हमने डिलीट नहीं किया था, ये पिछला काम करके गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंट चेंज कर लेते ना तो फिर ये काम ना करता। इस तरह करें जी आप, ये दोबारा हम इस तरह करते हैं कि आप जो है ना यहाँ पर ये करें, ये अमीर जो है ना यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कहते हैं वर्क स्पेस को लेकर आए, वहां से डिलीट कर देते हैं अमीर को, वर्क स्पेस में अमीर को डिलीट करते हैं। अब ये दोबारा चलिए कोड यही लिखे अमीर प्लस अमीर, तो देखना ये नहीं करेगा क्योंकि वो फंक्शन से रिलेट ही नहीं हुआ। देखिए नहीं किया, क्योंकि अब उसे वर्क स्पेस से भी नहीं मिला और फंक्शन से भी नहीं मिला। फंक्शन से भी नहीं मिला, हम तो फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं ना, लिहाजा मुझे वहां डिलीट कर देना चाहिए था। तो ये सारी सूरत हमारे पास क्या कहते हैं इस तरह है कि आप ये अगर वहां नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्या कहते हैं वहां पे एरर जनरेट कर रहे हैं। यानी ये पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी आ गई। अब फिर दोबारा हम इसको जो है समराइज करते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 हमारे पास ये है कि लाइन नंबर 1 फंक्शन की, उसके अंदर अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ लिखेंगे तो आप यूं समझें कि आप आउटवर्ल्ड दुनिया से कनेक्ट हो गए, यानी आपने जो सा है आपने अपना पेपर दे दिया, पेपर हैंड ओवर कर दिया आपने वहां पर उसके अंदर सुपरिटेंडेंट साहब को। लेकिन अगर आप नहीं लिखते लेफ्ट ये फंक्शन की पहली लाइन की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि आप अभी पेपर जारी रखे हुए हैं, आपने पेपर हैंड ओवर नहीं किया और इसके ऊपर कोई मजीद ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। यानी कि कोई आपके पास टीचर आके पेपर को चेक जो है वो नहीं करेगा, कोई परफॉर्मेंस वो टीचर नहीं करेंगे, आउटपुट की दुनिया जो है वो खत्म होगी आउटवर्ल्ड। यानी फैसला आपने करना है कि आपने आउटवर्ल्ड से काम लेना है या नहीं लेना। यानी अगर आप, और अक्सर औकात हमें ने लेना है,
यानी कि बाज अक्सर औकात हमने लेना है, बाज औकात नहीं भी लेना होता। तो अब ये हमने फैसला करना है कि हमने सिर्फ ओवरव्यू करना है, पेपर अपने पास पर हैंड ओवर करना है। तो ये आपके पास इसमें टाइम की लिमिट नहीं है कि आप 3 घंटे के बाद वापस करेंगे या 1.5 घंटे के बाद या 90 मिनट्स के बाद, नहीं नहीं। इसके अंदर आप जितनी मर्जी देर फंक्शन के जैसे आप अपने पास पेपर रख सकते हैं। अगर आप पेपर जो है हैंडओवर करना चाहते हैं तो लाइन नंबर 1 के अंदर कुछ लिख देंगे, यानी कि शीट का नाम लिखेंगे, और वो शीट का नाम मैंने यहाँ पे ए रखा था। आपको कहा कि कोई और भी रख सकते हैं, जैसा इन्होंने नाम अमीर रखा। अब हम आते हैं जी असल अपने टारगेट की तरफ कि ये हमारे पास जो आउटपुट वर्ल्ड है उससे हम किस तरह कनेक्ट होंगे और किस तरीके से हम जो है यहाँ पर ये करेंगे, क्या कहते हैं, इसका फायदा हमें क्या होगा आर्गुमेंट्स का। एक और मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि हमारे पास क्या कहते हैं, वो चले बाद में सही, बाद में मौका मिला तो बाद में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि उसके अंदर ये है कि आप एक से ज्यादा शीट्स ले सकते हैं इसमें। मसलन दोबारा आए जी लाइन नंबर 1 में फंक्शंस के अंदर, फंक्शन में आए दोबारा आप, और उसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी राइट हैंड साइड पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी लिख दें। इसमें ये देखें कि ए कॉमा बी कॉमा सी, आपके पास 3 शीटें हैं। आप इन 3 शीटों पे अलग-अलग आंसर लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन ना मैंने यहाँ पर फिर दोबारा बताता हूँ कि ये I'm going to prank my mom right now. Mom! Mom! So I'm on a Zoom call right now with my ये देखिए जी हम यानी फिर दोबारा बड़ा बारीक सा पॉइंट है, आप दोबारा समझ लें कि अगर हम फंक्शन की राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो हम कमांड विंडो की आउट वर्ल्ड की दुनिया से कनेक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। वरना ये सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ही होगा, यानी सिर्फ व्यू होगा अगर राइट हैंड साइड पे नहीं रखते। हम बात कर रहे थे एक पॉइंट ये था
दूसरा फिर हमने कहा कि ये जो फंक्शन है लाइन नंबर 1, वहां पे शीटें जितनी मर्जी लगा सकते हैं। अगर आपको शीट की जरूरत है 100 शीट्स की, तो आप ABCD या शीट का नाम A1 A2 A3 A4 A5 अप टू फाइनाइट शीट्स A10 वो हमारे पास कर सकते हैं, यानी कि ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये हमारे पास लिखा जा रहा है ABCDEFGH जितनी मर्जी लिख दें, लेकिन उनका इस्तेमाल करें। जैसे आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 और ABC, अगर मैं अभी भी चलाऊंगा तो चलेगा। इस तरह करें जी, आप दोबारा उसके अंदर आए, जरा देखें वहां पर ABC, तो ये तीन तीन के साथ चलेगा, लेकिन इसका जो है ना हमारे पास फायदा कुछ नहीं है। एक मुझे एक और पॉइंट इसके अंदर रेस कर जाएगा, लिहाजा हम इसको यहाँ पे फिलहाल छोड़ रहे हैं इस पॉइंट को कि अगर शीट्स एक मोर देन 1 हो जाए तो उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक चीज, आउटवर्ड से अगर कनेक्ट होना है तो हमें लाजमी तौर पर फंक्शन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ नाम लिख, शीट का नाम लिखना पड़ेगा और फिर हम उसको वहां पे काम में लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। अब हम आते हैं जी इसकी दूसरी साइड पर के, और एक और बात, अगर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, दूसरा पॉइंट, अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो उस सूरत हाल में हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वह किसी भी मैट्रिसेस को जो उसके अंदर मौजूद है, जो वो वर्क स्पेस में भी नजर नहीं आएगी, और वर्क स्पेस में नजर ही नहीं आनी, लिहाजा वो नहीं नजर आएगी जो फंक्शन किया है। पहली पड़ी हुई हो तो और अलग बात है कि पहले से कोई चीज हमारे पास वहां पे पड़ी हो तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगी। अब हम पॉइंट्स को ना थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा था, पहले हमने डिस्कस किया था इनपुट आर्गुमेंट्स, जिसके दो हमारे पास उसके अंदर लेक्चर्स थे। अब ये हमने आउटपुट आर्गुमेंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए कि आउटपुट आर्गुमेंट्स के साथ कैसे काम करना है। फिलहाल हमने सिंगल के साथ काम किया जो, और फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर इसी को जो हम आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसके अंदर ये 3 4 5 6 से भी हम काम करेंगे, और वो काम करने का तरीकेकार और लॉजिक जो है वो सेम वही होगी जो ए के लिए हमने डिस्कस की या अमीर मैट्रिक्स के लिए हमने जो है वो इसको डिस्कस की। अब इस तरह करें जी, इसको जो है ना फंक्शन को क्लोज कर दें, फंक्शन को क्लोज कर दें, फंक्शन की जो एडिटर है, एडिटर को सारे को क्लोज कर दें, एडिटर की पूरी फाइल को क्लोज कर दें। अब हमने सिर्फ कमांड विंडो के साथ कुछ काम करना है और CLC कर दें। अब ये मेरा एक और पॉइंट है जिसको हमने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करना है। देखिए जी, यहाँ पे ना एक फैक्टर लिखे x-1 सर वर्क स्पेस भी क्लियर कर दूं? जी, वर्क स्पेस भी क्लियर कर दूं सर? यहाँ वो भी कर दें वो भी, उसको भी। आवाज क्लियर है अमीरुल हसन यहाँ पे आपको? जी सर क्लियर है। ठीक है जी, वर्क स्पेस क्लियर हो गई, यानी ये हम ये आ गए कि मुकम्मल जो है पहले स्टेप पर आ गए हम। अब हम आते हैं जी इसके अंदर ये सूरत हाल, इसके अंदर ये सूरत हाल जी कि ये x-1 ब्रैकेट में लिखें, x-1। ये अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें, इन दोनों पॉइंट्स को जो मैंने डिस्कस किया, आर्गुमेंट, इनपुट आर्गुमेंट, आउटपुट आर्गुमेंट, और उसके बाद अब हम कर रहे हैं एक और यहाँ पे x-1, नहीं, जिस तरह हम वो नहीं लिखते मैथमेटिक्स में कि x-1 को होल ब्रैकेट में करना, x-1 होल ब्रैकेट इंटू, फिर इंटू करें, इंटू करें, इंटू x-2, x-2, इसको हमने ना मल्टीप्लाई करना है। टारगेट हमारा ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, आप एंटर प्रेस करें, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, अनडिफाइंड लिखें, वो कह रहा है हमारे पास एक्स लिख भी दूंगा तो वो तब भी ऑब्जेक्शंस बहुत से लगाएगा, यानी कि याद रहे कि अगर मैं एक्स मैट्रिक्स इसको दे भी दूं तब भी ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाएगा, वो नहीं कोई मसला। फिर एक और आप फिर लिखें, अब 3 फैक्टर लिखें इस तरह के कोई से भी 3 फैक्टर लिखें और फिर एंटर प्रेस करें।
एंटर प्रेस करें, ये भी एरर शो करेगा। अब 4 लिखें, कोई से भी 4 फैक्टर। ये पॉइंट बिल्कुल सेपरेट है हमारा उन बाकी पॉइंट से जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा नया पॉइंट्स है जिसके अंदर हम ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार सीखेंगे कि इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मैटलैब जो है वो इनको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता जिस तरह हम सोच रहे हैं, यानी कि हमारे पास इसमें ऑपरेटर ना भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये 4 फैक्टर लिखते हैं, 4। एंटर प्रेस करेंगे, लिहाजा ये वर्क नहीं करेगा चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या ना हो। ये देखें, अब वो कह रहा है डिड यू मीन दिस, इसको भी एंटर प्रेस करेंगे तो तब भी जो है इसको भी कर दें एंटर प्रेस तो ये एरर देगा, छाड़ देगी। अब हमने इसकी पिक्चर लेनी है तो ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसका एरर है। मकसद ये है कि ये ऐसे काम नहीं करते। तो इनको अगर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने जो प्रोग्रामिंग करनी है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के, हम गाज फॉरवर्ड गाज बैकवर्ड, हम जो जितनी डिस्कशन कर रहे हैं ना वो सारी की सारी 8 मेथड की डिस्कशन इकट्ठी। यानी हम न्यूटन फॉरवर्ड की भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम न्यूटन बैकवर्ड की भी कर रहे हैं। और क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड में भी फैक्टर आते हैं मल्टीप्लिकेशन के, न्यूटन बैकवर्ड में भी आते हैं और गाज फॉरवर्ड में भी आते हैं। इवन ऑड केस के अंदर गाज जो है वो हमारे पास सब में आते हैं। ऑड हमने पढ़ लिया था। जरा ये अमीरुल हसन बताना कि क्या हमने गाज फॉरवर्ड इवन केस पढ़े हैं हमने उसके? सर वो थ्योरी में पढ़ा है हमने। थ्योरी में यस सर। इवन केस? नो सर, इवन केस कोई नहीं पढ़ा। ओडी पढ़ा। हाँ इवन केस नहीं पढ़ा, ऑड पढ़ा है। हाँ चले, अच्छा ठीक है, वो आज पढ़ लेंगे। सेकंड ये कि ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसमें यानी हम उन सब की डिस्कशन कर रहे हैं। फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, वो तो पढ़ा ना हमने, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, यस सर। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। हाँ ये भी, ये सारे इकट्ठे 8 जो है ना हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और 8 प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, 8000 प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये इसलिए हमें ये टाइम लेता है पहली डिस्कशन जो हमारे पास है। तो आज अब जो हम पहुंचे हैं ना, अब पहले तो हमारा स्टेप ये था कि डिफरेंस टेबल बनाना, वो हमने बना लिया। फिर उसके बाद आया हमारे पास के इनपुट्स के साथ बनाना, वो हमने सीख लिया। फिर आउटपुट के साथ बनाना, वो हमने सीख लिया। अब जो हम सीख रहे हैं, अब हम इससे आगे का स्टेप जो है वो सीख रहे हैं। तो इसके अंदर ये सूरत हाल है कि आप इसको CLC करें और इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार को अब हम डिस्कस करते हैं। करें जी CLC। अब ना यहाँ पे ये लिखें CONV स्मॉल लेटर में। सी इस तरह, एक मिनट ठहर दें, कैंसिल कर दें इसे, कैंसिल कर दें इसको ना, क्लियर कर दें। हाँ अब ना दोबारा यही लिखें x-1 इंटू x-2, उसमें ऑपरेटर न डालना मल्टीप्लीकेशन का, x-2। और उसके बाद क्या कहते हैं ना, अब एंटर प्रेस कर दें। पहले हम इन 2 की मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, यानी ये नहीं हुआ, इसको क्लियर कर दें, ये जो आ रहा है इसको क्लियर कर दें इसे। हाँ उसके बाद ना यहाँ पर अब लिखें स्मॉल लेटर में, पहले C लिखना है, CO लिखें, CON स्मॉल n लिखें, फिर आगे V लिखें, V। हाँ फिर उसके बाद ना ब्रैकेट बिगिंस करें, स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस एंड क्लोज। अब इसके अंदर ना आप के जो स्मॉल ब्रैकेट्स लिखी हैं इसके अंदर कर्सर ले जाएं और इसके अंदर ना आप स्क्वायर ब्रैकेट डालें, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद कॉमा इंसर्ट करें, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद इधर सर नहीं, हाँ इधर, हाँ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की राइट साइड पर करें और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें।
यहाँ पे ना हम जो है इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इसका फॉर्मेट है कि किसी को भी मल्टीप्लाई करना हो तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर उसके कोफिशिएंट लिखेंगे हम, यानी कोफिशिएंट हम लिखेंगे। अब दोबारा लिखें जी, यहाँ पर आए पहली स्क्वायर ब्रैकेट पर, पहली स्क्वायर ब्रैकेट पर x, अब मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे लिखना है, लिखे 1 स्पेस -1 स्पेस -1। एक मिनट, अब सबसे ऊपर लाइन पर जाए कमांड विंडो की, सबसे ऊपर इसको हाईलाइट करें, सिर्फ x-1 को नहीं, इसको x-2 को छोड़ दें, x-1 को हाईलाइट करना है। हाँ ये देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसके साथ कांस्टेंट कौन सा है, -1। तो हमने इसके अंदर यही लिखना है, जो पॉलिनोमियल है ना उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब दूसरी पॉलिनोमियल क्या है वो अब उसे हाईलाइट करें, x-2 को हाईलाइट करें। हाँ अब इसके अंदर x की पॉलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है। अब दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखें, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में यानी दूसरा फैक्टर लिखना है, दूसरा फैक्टर लिखना है, हाँ यहाँ पर 1 लिखें जी, और स्पेस -2। जो कांस्टेंट होगा वो चाहे कोफिशिएंट हो चाहे कांस्टेंट हो, इन सब के जो है ना वो उसके अंदर विद साइन लिखे जाएंगे, यानी ये याद रहे कि विद साइन हम जो है वो लिखेंगे। अब बाहर कर्सर ले जाकर, यानी स्मॉल सर। पेंसिल से बाहर कर्सर ले जाकर एंटर प्रेस कर दें, अब भी आएगा। सर जी यहाँ पे 2, हाँ सर जी 2 नहीं आना वहाँ पे। नहीं, 2 कैसे आएगा, x-2 आ गया, लिखा गया x-2 का 1 - 2 लिखा गया। और सर जी देखिए वो इसका 1 कैसे जवाब आया अगर फिर? ज़बानी जी, सर जी जो 1 है मतलब ब्रैकेट में आया है, बड़ी ब्रैकेट में, सर जी वो कैसे आया 1 - 2? ये ना आप दोबारा जी हाईलाइट करना लाइन नंबर 1 को, उसमें x-2 को हाईलाइट करें। हाँ इस बस इसके अंदर देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और दूसरा हमारे पास 2 मिनट ठहरे, इसके अंदर सारी डिस्कशन आएगी। तो और उसके बाद -2 आया हमारे पास। अब इन दोनों को जब हम ज़बानी ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों फैक्टर को, तो आंसर देखें आता है x² - 3x + 2, यही नहीं आता, x² - 3x + 2, ये नहीं आंसर आता हमारे पास। ज़बानी करके देखें ना, लाइन नंबर 1 की जी मल्टीप्लिकेशन सर यही आता है। यही आता है, x² - 3x + 2, इसके अंदर x नहीं नजर आएंगे, पहली बात तो ये। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका लिखा जाएगा। ये जो हमारे पास होती है ना सिंगल रो मैट्रिक्स, ये बड़ी अहम बात है। सिंगल रो मैट्रिक्स जो है ना वो 2 तरीकों से पढ़ी जाती है, यानी मैटलैब उसे 2 तरीकों से देखता है। एक तरीकेकार उसके पास होता है कि उसको मैट्रिक्स की सूरत में देखना, एक तरीकेकार होता है कि वो उसको पॉलिनोमियल देखे। अब ये देखना 1 -3 और 2, ये मैट्रिक्स भी है, और इसको मैं यूं भी पढ़ सकता हूँ 1x² - 3x + 2, यानी ये जो है ना आप जो प्रोग्रामर है वो इस्तेमाल कर ले, ये दोनों रखता है, साइमल्टेनियसली दोनों व्यू रखता है, एक मैट्रिक्स का एक पॉलिनोमियल का। इस तरह करते हैं जी हम इसको, एक मिनट है ना जी, पहले तो पिक्चर ले लें फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन करते हैं। इसके बाद ना आप इस तरह करें, सीएलसी करें, सीएलसी करें, सारा सीएलसी कर दें। अब फैक्टर लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर, जिसका हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, लिखें जी हाँ स्मॉल ब्रैकेट में 2x - 3, स्मॉल ब्रैकेट में 2x - 3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर दूसरी ब्रैकेट में लिखें 4x, नहीं बल्कि 4x की बजाय -4x लिखें, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -4x और प्लस 4, नहीं 4 की बजाय +5 कर दें, +5 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है, बेशक आप बाद में घर जाके कर लेना, यानी कि बाद में जब से आप अपना होमवर्क कर लेना कि ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तो फिलहाल नहीं होगी। आप एंटर प्रेस करें जी, यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं। इसको सीएलसी कर दें, सीएलसी कर दें, क्योंकि ये हमारे पास ना ये हमें दे रहा है सपोज कि ये आप जो है ये काम भी कर सकते हैं, ये भी नहीं, सीएलसी नहीं करना, सीएलसी नहीं करना, कैंसिल करें इसे, सीएलसी को कैंसिल करें।
अब यहाँ पे ना लिखे फिर दोबारा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, CONV करें जी जरा, CONV, CONV। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है फंक्शन एक्टिव होगा, स्मॉल ब्रैकेट बिगिन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। चलें, अच्छा स्केप ब्रैकेट लगा लें, स्केप ब्रैकेट लगाएं जी। हाँ, 2x का कोएफिशिएंट 2 है, स्पेस डालकर, अगर स्पेस नहीं डालेंगे तो ये एक नंबर पड़ेगा इसे, एक बात याद रखना, 2 - 3, यानी अगर स्पेस डालेंगे या कॉमा नहीं डालेंगे तो उस सूरत हाल में ये आपको 2 - 3 को एक न मान लेगा। लिहाजा इसको बताना पड़ता है कि नहीं, ये स्पेस भी इसके लिए एक फ्लैग है। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करें जी। ये देखो, आप इसको जवाब को जरा मल्टीप्लाई करके देखें जी, रफ वर्क पे करके देखो जी, ये मल्टीप्लाई और देखना क्या यही आंसर है, -8x² + 22x सर यही आता है। और -15। चलें जी, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आपने चेक किया या इसी के ऊपर बिलीव कर दिया आपने? ये चेक करके मैं कह रहा हूँ, चेक करके फिर दोबारा बताएं मुझे, और ऐसे ज़बानी ना बताएं, ज़बानी तो बताना आपके लिए मुश्किल। ठीक है सर, यही आता है। हाँ जी, अब ना इसको CLC कर लें, CLC करें। कर दें जी CLC। आप अब यहाँ पे ना लिखें, देखें जी, ये लिखने हैं, आप लिखें ब्रैकेट बिगिंस करें, ब्रैकेट बिगिंस 3x4 लिखें जी, 3x4 लिख लें, 3x4। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें रेज टू पावर नहीं लिखी जाएगी, इस तरह करें कि क्या कहते हैं ना, इसको 4 टाइम x लिख दें, 4 टाइम x लिख दें, ये 1 टाइम हो गया ना, इसके साथ ही 3x और लिख दें। फिलहाल ये एक आसान सा रास्ता बता रहा हूं मैं, ये 3x4 है, प्लस आगे माइनस करें, -2x³ कर दें। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि वहां पे लिखा कैसे जाता है। मैं यहाँ पे लिखने का तरीका है इनके पास, मैटलैब के पास, कि रेज टू पावर कैसे लिखते हैं, लेकिन अब फिलहाल मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा हट जाएगा, लेकिन जब जरूरत पेश आएगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। उसके बाद आगे लिखें जी +6, लिखें +6x² +6x²। +6x²। आगे लिखिए जी -3x +7 इंटू एक और ब्रैकेट। हाँ, उसके बाद ना ये ऑपरेटर खत्म कर दें, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में ऑपरेटर नहीं लिखते, हम उसी तरह। अब हाँ, उसके बाद ना यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ना, अब जितनी मर्जी डिग्री की पॉलिनोमियल लिख दो। जो पहली पॉलिनोमियल है वो डिग्री थी 4 डिग्री की, अब इसके अंदर आप 10 डिग्री की लिख दें इस ब्रैकेट में, आप इसके अंदर 3 डिग्री की लिख दें, आप इसमें 50 डिग्री की लिख दें। लेकिन क्या कहते हैं ना, मैं यहाँ पर बड़ी नहीं लिखूंगा, या छोटी लिखेंगे, छोड़ दें इसे, इसको यहाँ पे आप लिखें 7x + 2, 7x + 2, सिंपल एक ही डिग्री की लिखें, 7x + 2। बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ मोर देन 1 ऑप्शंस मौजूद हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। अब एंटर प्रेस करें, यानी पहली ब्रैकेट में भी आप 50 डिग्री की लिख दें, दूसरी में 2 डिग्री की लिख दें, जिसका कि जो मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया उसमें ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, यानी कि पहले भी 1 डिग्री था, यानी कि x + 1 पहले हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद x + 1 इंटू x - 3 था, गालिबन 2 फैक्टर थे, दोनों फैक्टर्स के अंदर, यानी दोनों फैक्टर 1 डिग्री के थे। मैं ये इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहता हूँ आपके जहन में से, कि जी आप जैसे दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम डिग्री की नहीं लिख सकते। नहीं लिखने का मुराद है कि लिख सकते हैं, लेकिन 100% हर दफा इसको फॉलो करना कि 1 डिग्री ही लिखेंगे हम, तो ये बात गलत है। यानी 1 डिग्री की पॉलिनोमियल जो सी है वो नहीं लिखनी आपने,
आप जो मर्जी लिखें, मतलब ये है, चाहे तो 1 डिग्री की लिख दें दोनों फैक्टर दोनों ब्रैकेट के अंदर, चाहे आप दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ऑपोजिट डिग्री की लिख दें, लेकिन क्या कहते हैं ये आपके साथ काम करेगा ये। अब उसके बाद ना अब इसको हम करते हैं CONV। देखें जी CONV लिखें जी, CONV। और इसके अंदर ना आप लिखना है, पहले क्या है जी 3x4 लिखा हुआ, 3 लिखेंगे पहले। हाँ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस कर लें, ठीक है, दो उसी तरह कर लें जैसा पहले करते थे। हाँ जी, ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं, ये अमीरुल हसन, सैयद अमीरुल हसन, ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं, यानी कि 3 -2 ऊपर देखें वहां पे, उसे हाईलाइट करना जी जरा, सिर्फ इसी ब्रैकेट को। हाँ चले लिख लें, पहले लिख लें, पहले कंप्लीट कर लें जी इसको स्टेप को। 2 और ब्रैकेट क्लोज और स्केप ब्रैकेट क्लोज। अब 1 मिनट ऊपर के हाईलाइट करना, वहां पर लाइन नंबर 1 का सिर्फ पहली ब्रैकेट को हाईलाइट कर दें। ये दोनों कर दी आपने, चलें ठीक है, पहली को करें जी। अब देखिए इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं ना 3x4 लिखा है, तो हमने वहां पे भी 3 लिखा। कोफिशिएंट लिखे हैं इसके सारे, गौर से देखें, जो पहली स्केप ब्रैकेट है उसके अंदर हमने कोफिशिएंट लिखे। अच्छा एक और बात, इसके अंदर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर कोई भी हो, मतलब आप 7x+2 के फैक्टर को पहले लिख दें स्केप ब्रैकेट में, उसको बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जी ये हमारे पास कहते हैं एंटर प्रेस करेंगे, ये देखना ये मल्टीप्लाई करेगा और डिग्री 5 का होगा। नहीं ये ना असल में ये कॉपी हो गया, 1 मिनट ठहरे, वो चला ही नहीं। देखिए यहाँ जरा गौर करें इस कोड के ऊपर कि यहाँ पे ना वो कोड जो हमने लिखा था वो तो चला ही नहीं है। सर वो तो जो कोई हाईलाइट बात नहीं, वही चला इसके दिया। बाद क्या आप दोबारा लिखेंगे, वो कोई मसला नहीं, वो जरा की जो सी ना थोड़ी सी गलत प्रेस हो जाए तो ये वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दोबारा लिख लेंगे कोई मसला नहीं। और ये 5 डिग्री का होगा, क्योंकि पहली ब्रैकेट में 4 डिग्री है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 डिग्री है, तो इसने जो होना है वो आपके पास कहते हैं 1 डिग्री का, यानी कि 5 डिग्री टोटल बनेगी इसके आंसर में, और ये आएगा देखना। एंटर प्रेस कर देंगे। अच्छा जी इसको, यानी आप देखें ये 5 डिग्री का है, कैसे, पहला है जी 21, पहले 21 को हाईलाइट करना जी, 21 ये x5 है, 21x5, आगे हाईलाइट करें -15x4, ये -15x4 है। उसके बाद 36x3, ये ऐसे लिखा जा रहा है, और फिर -9 आपके पास ये है, -9x² + 43x + 14, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। अरे ये x यूं नहीं लिखता, x5 साथ नहीं लिखता जिसे, यह लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, अब आपको मुझे उम्मीद है कि कॉन्वोल्यूशन का एक तरीकेकार समझ आ गया होगा। मैं दूसरा तरीकेकार बाद में डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और उसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता जिस तरीके से हम पहले करते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते जिससे पहले हम करते रहे हैं। लिहाजा ये पहले करने से मुराद ये है कि जब हम क्लास के अंदर पढ़ते थे, पहले से मुराद मैटलैब जब हमने नहीं पढ़ी थी, मैटलैब तरीकेकार और है, इसका तरीकेकार और है, और जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर तरीकेकार समझाया था किसी भी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, वो तरीकेकार जो है ना क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं वही तरीकेकार को ये फॉलो करता है। इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये उसी तरीकेकार को फॉलो करती है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मैं समझता हूँ मोहताज है हमारे मैथमेटिक्स का। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वो बेहतरीन जो है प्रोग्रामर बन सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता वो बेहतरीन नहीं बन सकता। अगर वो मैथमेटिक्स के टूल्स जो है लाशौरी तौर पर सीख रहा है, यानी कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम लाशौरी तौर पर सीख रहे होते हैं, तो वो जो है लाशौरी तौर पर अगर वो सीख जाता है तो वो भी बेहतरीन प्रोग्रामर बन जाएगा। मैं तो प्रोफेशनल बना हूं ना, कि प्रोफेशनल मैथमेटिक्स का बन गया हूं, लेकिन वो अगर लाशौरी तौर पर मैथमेटिक्स का बन जाए तो वो भी हमारे कई लोग जो है अपना डिग्री से हटकर इल्म हासिल करते हैं।
कई लोग जो से हैं, कई स्टूडेंट्स जो से हैं वो डिग्री से हटकर भी इल्म हासिल करते हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी थोड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई कि जी आप जो है इंजीनियर बन रहे हैं, दीन का इल्म नहीं सीख सकते। आप भी दीन का इल्म सीख सकते हैं। आप वो एक इल्म है, आप उसके अंदर फिर कैसे उसको देखते हैं मैटलैब कोर्स के अंदर उसकी ऐनक पहनकर, तो वो आपकी अलग चीज है। हर एक का डिफरेंट हमारे पास जाविया है। तो बहरहाल मजीद मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। बाकी ये है कि ये तरीकेकार, ये पहला तरीकेकार है कॉन्वोल्यूशन फंक्शन को, इसका नाम है कॉन्वोल्यूशन फंक्शन को यूज करना। ये बिल्ट इन फंक्शन है। एक और बात सुन ले, कॉन्वोल्यूशन फंक्शन इसने एडिटर फाइल में लिखा था, जिसका हमने एडिटर में नहीं लिखे फंक्शन, जिसका नाम कभी हमने DFF, आज हमने जो यूज किया वो DFF3 रखा था हमने। इसने नाम CONV के नाम से ना खुद भी बनाए हुए फंक्शन हमारी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए फंक्शन जो से हैं वो खुद भी बनाए हुए। यानी कि यही नहीं है कि हमारे पास क्या कहते हैं ये हमें बनाने, इसने हमें भी अपनी डोमेन में इजाजत दी हुई है कि आप अपना फंक्शंस बनाएं, जिसका हमने DFF3 आज डिस्कस किया, DF15 हमने डिस्कस किया, और DF10 डिस्कस किया, DF5 डिस्कस किया। इसी तरह इसने CONV खुद बनाए हुए हैं, यानी कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन है, तभी तो ये चल रहा है। आप देखें ना, इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स पूरे हैं, यानी इसके अंदर आर्गुमेंट जो है वो पूरे हैं। अब देखते हैं जी, हम एक और तरीकेकार को डिस्कस करते हैं कॉन्वोल्यूशन के इस्तेमाल को। देखना जी, आप इसके अंदर CLC करें जी, आप इसको करेंगे यही काम, लेकिन इसका दूसरा तरीकेकार कि हम दोनों तरीकेकार इस्तेमाल, जो तरीकेकार हमें आसान लगेगा हम उसका करेंगे। लिखें जी, अब ना हम फैक्टर्स के नाम लिखते हैं। लिखना जी, कैपिटल P1 इज इक्वल टू, कैपिटल P1 लिखें जी, कैपिटल P1, आगे उसके बाद P1 लिखें, ये भी लिखना जरूरी है P1, यानी कि P के साथ ना 1 वैसे ही लिख दें, P1 वैसे ही लिख दें, हाँ P1 इज इक्वल टू, आगे लिखें x प्लस टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस टू, यानी हमने x प्लस टू और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें। उसके बाद फिर जो है P2 लिखें, P2 इज इक्वल टू x माइनस 3, या x माइनस 2 लिखें, हाँ P2 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसका जवाब हमने, हमारा टारगेट क्या है, हम फैक्टर्स के नाम रखने के बाद हम उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यानी टारगेट हमारा ये है कि हम फैक्टर्स के नाम रखकर, जिसका पहले तो हम डायरेक्ट कर लेते थे, यानी कि x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, इस तरह कर लेते थे। यानी कि एक आगे लिखना जी, जरा इसी से आगे लिखें, x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 लिखना जी, वहीं पर, यहीं पर नहीं, सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन पेंट कर दें, और उसके बाद क्या कहते हैं ना, इससे आगे लिखना है, लिखें जी x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। हम ये चाहते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। अगर यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा भाई? इसलिए कि हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरीकेकार को तो वो मानता ही नहीं, ये नहीं मानता हमारे पास, क्योंकि हमने x इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। हम ये चाहते हैं कि आप देखें, एंटर प्रेस करें, जरा एंटर प्रेस करें, बस जी। अब ये CLC कर दें, जो जहां पे कमांड DDU मीन लिखा हुआ, हाँ चलो अच्छा। उसके बाद ना आप ये देखें, एक मिनट, अब इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका, फिर दोबारा लिखें, P1 इज इक्वल टू, यानी P1 इज इक्वल टू, कैपिटल P1 इज इक्वल टू, आगे उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालकर मैट्रिक्स लिखनी है 1 स्पेस 2। सेमीकोलन पेंट करें,
उसके बाद P2 लिखे, P2 इज इक्वल टू, आगे जो ऊपर P2 में लिखा था उसे जरा हाईलाइट करना, P2 में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ, हाँ इसके अंदर x का कोएफिशिएंट है 1 और स्पेस -2, ये हमने लिखना है 1 स्पेस -2, यानी मैट्रिक्स फॉर्म को नाम दे दिए हमने सेमीकोलन, सेमीकोलन। अब एंटर प्रेस करें, क्योंकि हमने एंटर प्रेस करना है सेमीकोलन के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, और ये इस बात की गारंटी है कि एरर नहीं आया, कि ये काम सही हुआ है, यानी कि आपने मैट्रिक्स के नाम रखे और तो कुछ भी नहीं किया। एक पहले नाम P1 रखा, एक का नाम मैट्रिक्स का नाम P2 रखा, आपने दोनों मैट्रिक्स के नाम रखे और तो कुछ भी नहीं किया, तो लिहाजा इसने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। अब यहाँ पे लिखें जी CONV, और फिर उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस करें, मैं जैसे कहूंगा वैसे लिखना है, आगे कुछ ना लिखना, स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस करें जी, और यहाँ पे P1 लिखें, कैपिटल P1 और कॉमा यूज करें P2, यानी हमने यहाँ पर पहले वाला तरीकेकार इख्तियार नहीं किया, P2 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, हमने यहाँ पे पहले वाला तरीकेकार इख्तियार नहीं किया। यहाँ पे तो हमने, यानी कि हमने पहले स्क्वायर ब्रैकेट को P1 में रखा, फिर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट को P2 में रखा, और फिर हमने एंटर प्रेस करें तो देखना जवाब वही आएगा जो हमारे पास पहले था। ये देखें, आप जुबानी करके देख लें, x+2 और x-2 का जवाब आना चाहिए था x² - 4x, देखें नहीं सॉरी x² - 4, तो x² - 4 ही आया इसका जवाब, आप बेशक चेक कर लें, x² - 4, ये तो उसका ही फार्मूला ही था ना, x+2 इंटू x-2 का जवाब क्या होगा, सबसे ऊपर की लाइन में ना ये हाईलाइट करें, ये लिखा हुआ है x+2 और x-2, इसे हाईलाइट करें। इसका जवाब क्या होना चाहिए था, x² - 4, वो लिखा है यहाँ पर। तो ये भी एक तरीकेकार है हमारे पास कि हम मैट्रिक्स के नाम रखकर फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और मैट्रिक्स मैंने फिर दोबारा बताया कि मैट्रिक्स के को मैटलैब दो व्यू रखता है, सिंगल रो के, सिंगल कॉलम नहीं कह रहा, सिंगल रो कह रहा हूँ, सिंगल रो के दो व्यू रखता है। कौन कौन से? एक व्यू रखता है मैट्रिक्स की शक्ल में, एक व्यू रखता है पॉलिनोमियल की शक्ल में। तो आप जो है यहाँ पर इस तरीकेकार को हम यहाँ पे ये करेंगे। अब CLC करें जी, एंटर प्रेस कर लें, यानी हमारे पास पहले तो हमने डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और दूसरी दफा हमने ब्रैकेट्स का नाम रखा, और नाम रखकर फिर इसको हमने लिखा। अब दोबारा जो है ना हम यहाँ पे ये करते हैं जी, इसके अंदर कि आप इसमें ये करें जी, इसके अंदर लिखें जी। अब हमारे पास CONV और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख लें 1 - 2, 1 स्पेस -2, जिसका मतलब है मैं लिखना चाहता हूँ x-2, 1 स्पेस -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये इसका मतलब है कि मैंने लिखना चाहता था, अब मैंने वो सारी डिटेल नहीं दी, अब यहाँ आपको खुद समझना है कि ये, अब यहाँ पे लिख लें आप 1 + 3, यानी कि 1 स्पेस +3 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1 अब 3, अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास इस तरह आ गया। एक मिनट, इसको एंटर प्रेस कर दें। हाँ, अब यहाँ पे लिखें P1 इज इक्वल टू, लिखें जी P1 इज इक्वल टू आगे, यानी कैपिटल लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 1 और -2, यानी कि P1 इज इक्वल टू आगे उसके बाद स्पेस 1
और 1 स्पेस -2 और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और यहीं पे जो है आप सेमीकोलन का, क्योंकि इसकी एक्सेस नहीं हम चाहते कि जी P1 ऐसे लिखा हुआ है, P2 इज इक्वल टू आगे 1 3 यानी कि जो ऊपर लिखा था 1 और 3 और स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन और फिर दोबारा यहाँ पे CONV और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास CONV और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में P1 और कॉमा P2 लिखेंगे। P2 और ब्रैकेट क्लोज। याद रहे कि ये हम स्मॉल भी, क्योंकि ये ऐसे ही मैट्रिक्स का नाम जैसा मैंने कहा था, चाहे आप जो मर्जी रखें एंटर प्रेस के, देखिए इसका जवाब भी वही है जो हमारे पास पहले था। यानी मैं तरीकेकार बता रहा हूँ कि एक से ज्यादा है फॉर्मूलेशन चलाने के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अब एक तीसरा तरीका लिखें जी। अब यहाँ पे लिखने CONV और स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस और ये अब ना यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखें 1 -2, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखें 1 -2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और कॉमा, उसके बाद यहाँ पे P2 लिख दें। यानी एक को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, एक को मैट्रिक्स के लेबल के साथ लिख लिया। ये लेबल है ब्रैकेट क्लोज और इसने एरर नहीं देना। ये जो P2 है, ये जो ऊपर लिखा वही है, देखिए इसका जवाब भी वही है। एक और लिखे, अब इसके अंदर ये करना है कि P1 लिखना है और P2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, CONV। हाँ, अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख लें। यानी ये 4 तरीकेकार हैं आपको किसी भी दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के। मेरे लफ्जों पे गौर करें कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 तरीकेकार हैं किसी भी दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के। यानी कि आपने जो हमारे पास किया ना, यानी ये आपके पास है पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने की, चाहे वो किसी भी डिग्री की हो। एक और मैंने जो की वो 1 डिग्री की दोनों पॉलिनोमियल। अब 1 मिनट है ना जी, इसको हम पिक्चर लेते हैं, ये चारों तरीकेकार को, और इसके अलावा अब एक और तरीकेकार आएगा CONV का। और मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ कि हमें जिसकी जरूरत हुआ करेगी हम वो इस्तेमाल करेंगे। यानी ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीकेकार बेहतर है, ये नहीं बेहतर है, ये नहीं कह रहा। किसी भी तरीकेकार को हम बेहतर नहीं कह सकते, कि जब तक कि या तो कोई आसानी हो, हमें आसानी का तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है ये हमारे पास कि हम करें। एक और यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर दोबारा समराइज कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिखें जी CONV, लिखें जी CONV और स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस करें और ना इसमें स्पेस डाल दें, कुछ नहीं लिखना, स्पेस कॉमा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉमा डालें, कॉमा इंसर्ट कर दें। बताएं आवाज आई भी आपकी? अब आई इधर। मीटिंग बहुत ज्यादा, हाँ कॉमा यूज कर दें। फिर उसके बाद ना आप इसमें स्मॉल पेरेंथेसिस क्लोज कर दें, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये जो है ना हमारे पास, जहाँ स्मॉल पेरेंथेसिस है ना और कॉमे के दरमियान ना सिलेक्ट करें, कॉमे और पहली ब्रैकेट के दरमियान में जहाँ स्पेस है, स्पेस को सिलेक्ट करें पहली जो, हाँ ये बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ये दो हो गए, दोनों हो गई ना। कॉमे की लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें, स्पेस को, सिर्फ स्पेस को, हाँ ये।
हाँ बिल्कुल, इस स्पेस को कॉमे की ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आपने कोई मैट्रिक्स लिखनी है सिंगल रो की, यहाँ पे सिंगल, फिर दोबारा बता, लेफ्ट हैंड साइड के ये एक फॉर्मेट है, सबसे पहले तो ये समझ लें, यानी कि ये के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी लाजमी हो, स्मॉल ब्रैकेट भी लाजमी हो, दरमियान में कॉमा लाजमी हो और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लाजमी हो, ये हमारे पास मस्ट है। और लेकिन कॉमे की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं, कॉमे की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास इसके अंदर ये होना जरूरी है, कॉमे की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई सिंगल रो, लफ्ज पे गौर करें, सिंगल रो, कॉलम नहीं कह रहा, सिंगल रो। अब सिंगल रो में कितनी कॉलम आ जाते हैं, 2 कॉलम भी आ सकते हैं, 10 कॉलम भी आ सकते हैं, 1 कॉलम भी आ सकता है, सिंगल रो इशू आ रहा यानी कि है 1 बाई की एक लेफ्ट हैंड साइड पर ये होनी जरूरी है, जिस राइट हैंड साइड के ऊपर उसे मानेगा। अगर आप राइट हैंड साइड की स्पेस को करें जी, राइट कॉमे की राइट हैंड साइड को जो है वो आप सिलेक्ट करें, ये अब यानी कॉमे की लेफ्ट साइड या राइट साइड पर हमने सिंगल रो मैट्रिक्स लिखनी है। अब सिंगल रो मैट्रिक्स लिखनी है, और सिंगल रो मैट्रिक्स के तरीकेकार 2 हैं, या तो वो लेबल के साथ लिखी जाएगी, सिंगल रो मैट्रिक्स लेबल के साथ लिखी जाए, या दोनों में से एक जो सा है वो लेबल हो सकता है। या हमारे पास, फिर बता देता हूँ, कॉमे के लेफ्ट और कॉमा P2 हो जाए, या हबल के हो जाए, यानी कि ना कोई नाम लिखी जाए, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्पेस -2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 3, यानी कि इस तरह लिख दिया जाए, ये दोनों बगैर लेबल के, या लेफ्ट हैंड साइड पर लेबल हो और राइट के ऊपर लेबल ना हो। या हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, तो लिहाजा हमने किसी भी मेथड के साथ हमने वहां पर अपने आप को एडजस्ट करना है, जो हम इन फ्यूचर के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी ये हमारे पास तरीकेकार होगा। अब आते हैं जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बात जो है वो समझ नहीं आएगी, यानी प्रैक्टिस करना जो है वो जरूरी है। अब हम ना सिर्फ लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास और लेंथी पॉइंट्स होंगे, लिहाजा उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट को डिस्कस आज कर रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन को किया और आउटपुट आर्गुमेंट्स को आज हमने डिस्कस किया, यानी आज के टॉपिक की जो हेडलाइन है वो हमारे पास है कॉन्वोल्यूशन फंक्शन, CONVUL, ये आप वहां लिखेंगे ना अपना मैं अपना हेल्पलाइन में वो सारे बता देगा कि कॉन्वोल्यूशन, अगर स्पेलिंग भूल भी जाए तो वहां से देख लेना, CONVOLU, ये खुद भी फंक्शन लिखता है जिस तरह हम करना था बाहर, क्योंकि इसमें हमने इसकी कॉमे की शर्त है, कॉमे की लेफ्ट साइड पर कोई लेबल मैट्रिक्स के साथ हो या खाली हो, या हमारे पास दोनों बगैर लेबल्स के हो, यानी कि सॉरी फिर बता देता हूँ, दोनों लेबल के साथ या दोनों कॉमे की लेफ्ट और राइट साइड, जो दोनों साइड है उनकी जो है एक साइड लेबल के साथ दूसरी बगैर, और तरीके का तरीकेकार सीखते हैं के अंदर, वरना ये एक ही आंसर स्पेस देखें, हम वर्क स्पेस में देखें कि वहां पे एक ही दफा आंसर लिखा हुआ है, हालांकि हमने तो लिखेगा, आंसर ओवरराइट होता रहता है, अंश ओवरराइट हमारे पास होता रहता है, लिहाजा। और इसके अंदर जरा गौर करें कि एक कैपिटल P1 है, एक स्मॉल P1 है, हाईलाइट करना जी, इसको जरा हाईलाइट करना, इसको वर्क स्पेस को, हाँ ये इसके अंदर एक ही आंसर है, जबकि हमने तो 4 दफा काम किया, 4 दफा यानी ऑप्शन डिस्कस किए, लेकिन इसने एक ही किया,
अब यहाँ पे ना CLC कर दें जी कमांड विंडो में। कमांड विंडो में CLC कर दें। अब ना हम ये करके हम ओपन छोड़ दें, हम अगर क्या कहते हैं ओपन छोड़ेंगे तो वो आंस लिखेगा, और अगर हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिख देंगे तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जैसा एक गाड़ी का कंट्रोल होना, या कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल हो या कोई भी, एक कंट्रोल के साथ गाड़ी को चलाना, एक आउट ऑफ कंट्रोल होके चलाना, दोनों में बड़ा फर्क है। आउट ऑफ कंट्रोल के अंदर हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है कि बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चलानी पड़ती है गाड़ी, और जबकि जब कंट्रोल के साथ कर रहे हैं तो बेहतर पहले की निस्बत बेहतर पोजीशन में होते हैं। यहाँ पे लिखें जी आप इसके अंदर, आप इसमें यहाँ पे लिखें F1 या P1 लिख दें। P1 इज इक्वल टू लिखना जी, सर P1 बल्कि पहले F1 लिख लें ताकि आप जी P1 मैंने कहा पहले भी F1 लिखें। नाम चेंज कर लेते। कोई बात नहीं, F1 लिखें, नहीं सॉरी P1 लिखें, F1 रहने दें, कोई बात नहीं, P1 लिखें, क्लियर कर दें, क्लियर कर दें। P1 इज इक्वल टू लिखें, P1 इज इक्वल टू लिखें, इज इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, बोले। P1 is equal to CONV कॉन्वोल्यूशन, और दो उसके अंदर CONV, और उसके बाद क्या कहते हैं दो मैट्रिक्स लिख लें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे 1, हाँ उसके बाद लिख दें, हाँ जी कॉमा, फिर उसके बाद इसी तरह दूसरी लिख दें, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन लगा दें और एंटर प्रेस कर दें। अब देखें यहाँ, अब उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब ये जवाब महफूज है वर्क स्पेस के अंदर, और इसको अब लिखे P1, कैपिटल P1 लिखे, सिर्फ कैपिटल P1। हम उसके फोल्डर को एक्सेस देना चाहते हैं जो वर्क स्पेस में P1 के नाम से मौजूद है। फोल्डर में अगर वर्क स्पेस में से किसी फोल्डर को कॉल करना हो तो सिर्फ उसका नाम यहाँ लिखा जाता है, एंटर प्रेस करें। अब ये मेरे पास स्टोर है, यानी कि ये 2x² हमारे पास आया, प्लस 16x और प्लस 30, ये जवाब आया 2x² प्लस 16 पड़ा। अब P1 ना हमारे पास महफूज है, ये ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते ही नहीं थे कन्वोल्यूशन की लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखते, तो इट मींस कि आप जो है वहां पर अगर आप नहीं लिखते कन्वोल्यूशन की जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो आंस लिखेगा। आंस लिखने का नुकसान क्या है, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। कि ये ओवरराइड करता रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ये सबसे बड़ा नुकसान पर महफूज हो गया। अब जितना मर्जी देर के बाद भी मैं P1 कॉल करूंगा तो ये P1 जवाब आएगा P2 इज इक्वल टू, इसी तरह। सर आपका नेट इश्यूज है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही।